सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पहले की तरह ही आज हम एक नए विषय बिंदु के साथ आज के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं हाजिर हूँ। आज का जो मेरा विषय बिंदु है, वह है इंटीजर नंबर, होल नंबर एंड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में विस्तृत रूप से जानना। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले कक्षा में भी मैं नंबर से संबंधित बहुत से जो है क्लास में मैंने आपका जो है इस विषय बिंदु पे जो है चर्चा किया है। फिर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होने के कारण प्रत्येक वर्ष जो है डीएलएड स्तर पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण देखते हुए आज के फिर इस विषय बिंदु पे हमने जो है ना इस बात की चर्चा किया है कि क्यों नहीं कि आज हम फिर बच्चों के सामने जो है संख्या की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। जैसे कि मैं पहले बताया है कि संख्या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या और तीसरा मिश्रित संख्या या संयुक्त संख्या। वास्तविक संख्या यानी जिसकी रियलिटी हो, जिसे हम गणित में जो है उपयोग करते हैं, गणित के जो है ना संबंधों को जो है ना आपस में रखते हैं, गणित की संक्रियाएँ करते हैं, जिसकी मदद से हम जो है ना इसके गणितीय ऑपरेशन को भी हम रखते हैं तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो थ्योरी या जो है एक्सियम या अन्य जो है ना जितने भी जो है कथन है उसका निर्माण करते हैं। जितना रियल नंबर का जो है इम्पोर्टेंस है उतना ही जो है जब हम गणित के अंदर हम पढ़ेंगे उतना ही काल्पनिक नंबर का भी इम्पोर्टेंस है। जब हम इमेजिनरी नंबर जब हम पढ़ते हैं तो मालूम ये चलता है जब आप जाइएगा संयुक्त नंबर जो है इससे संबंधित जो है एक अलग से जो है ना बुक है जिसमें ये मालूम चलेगा कि कैसे जो है ना इमेजिनरी नंबर की संकल्पनाएं विकसित हुई। एग्जाम्पल के तौर पे 2 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 1.41 समथिंग आएगा, लेकिन -2 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप मालूम चलेगा कि ये नहीं निकल पाएगा। उसी तरह है 4 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो 2 रूट -1 आता है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो जो हमें मालूम नहीं है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसी को हम यहाँ काल्पनिक संख्या को रखते हैं। और मिश्रित संख्या कहते हैं जिसमें रियल नंबर और काल्पनिक नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिले हों उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित संख्या कहते हैं। अब जब हम वास्तविक संख्या का जो है अध्ययन करते हैं तो मालूम ये चलता है कि वास्तविक संख्या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है 1/5 प्लस 2/-3, 6/-7, 8/9, 0/9। ये आपकी परिमेय संख्या, परंतु 9/0 परिमेय संख्या नहीं है। आप जानते हैं कि हाँ, परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं होता है। उसी तरह है भिन्न संख्या और परमेय संख्या लगभग एक ही होता है, लेकिन भिन्न संख्या के अंतर्गत जो अंश और हर हैं, वो प्राकृत संख्या के सदस्य होते हैं। ये किसी भी बड़े भाग का एक छोटा-सा अंश है, किसी समूह का ये छोटा-सा अंश है। इसीलिए जो है भिन्न की भी जो है ना उपयोगिता गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसका वर्गमूल अगर हम निकालें लेकिन वह पूर्ण संख्या नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका अन्य परिभाषा भी हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। और विस्तृत में जब हम जाते हैं तो मालूम ये चलता है कि परिमेय संख्या मुख्यतः मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक है पहला प्राकृत संख्या, दूसरा है आपका पूर्ण संख्या और तीसरा है पूर्णांक संख्या। आज के इन विषय बिंदु में हमारा एक पूर्णांक संख्या की अवधारणा को आपके सामने स्पष्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको प्राकृत संख्या के बारे में भी बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या भी इसे कहते हैं, इसे हम धनात्मक पूर्णांक की भी संख्या देते हैं। और आप जानते हैं कि गणित की शुरुआत गणना से हुई है। गणित की शुरुआत गणना से हुई है। मैंने पिछले जो है ना ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कैसे अंक जो है हमारे जो है व्यवहारिकता में आया और कैसे जो है ना गणित का विकास हुआ, कैसे संख्या का विकास हुआ।
उसके अंतर्गत मैंने देखा कि कैसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, दैनिक जीवन की जिंदगी में कैसे लोग अपने आप को किसी सिंबल के रूप में, किसी संख्या को जो है कैसे सिंबल में हमने दिया और कैसे इसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं, कैसे हमने इसका प्रयोग दैनिक जीवन में किया। उसी को बढ़ते हुए जब हम आते हैं प्राकृत संख्या पे, तो नाम ही है नेचुरल नंबर या ना प्राकृत। अभी तक ये स्पष्ट हुआ नहीं है कि आखिर गिनती की संख्या कब से विकसित है। मैंने एक टेम्पोररी बताया कि 3000 वर्ष पहले आपको इसकी संकल्पना को जाना होगा। इसकी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए 3000 वर्ष पूर्व जाना होगा। लेकिन अगर हम और भी बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि गिनती की संख्या की अवधारणाएं, जो गिनती की संख्या की जो अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं मुख्यतः पशु पक्षी में भी था। पशु पक्षी भी जो है अपने संकेत के रूप में इसके प्रयोग करते हैं। लेकिन पशु पक्षी के अंतर्गत जो संक्रियाएं हैं, अगर पशु पक्षी से अगर हम पूछेंगे कि 2+3 क्या होगा, तो वो नहीं बता पाए। तो ये 2+3 और संक्रियाओं का जो है विकास मनुष्य के द्वारा ही होता है। इसीलिए केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा ही काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या की अवधारणाएं विकसित हुई। पशु पक्षी भी अपने इशारे से, अपने जो है सूचना से, अपने ज्ञान से अपने आप को जो है इशारा करते हैं कि कैसे एक है, कैसे दो है, कैसे तीन। वही अवधारणा है जैसे जैसे मनुष्य जो है विकसित हो गया, जैसे जैसे मनुष्य का बुद्धि बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता गया, वो अपने वास्तविक स्वरूप में भी जो है ना गिनती को लाने लगे तथा इसकी संक्रियाएं भी आपस में करने लगे। तो प्राकृतिक संख्या एक्चुअली ये नेचर है, इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहा गया है। प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ है, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह जो है हम देखा कि ये प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इससे शुरू होती है। अब बच्चों को जब अवधारणाएं विकसित करेंगे, तो बच्चों को अवधारणाएं विकसित करने के लिए मैंने बताया था बहुत सी चीज है। जैसे मान लिया कि आपके पास जो है ना, आपके पास जो है कुछ खिलौने, और खिलौनों को आप जानते हैं कि ये खिलौने 1 2 3 4 करके हम बच्चों को बता सकते हैं। तो बच्चों को जब हम खिलौना देंगे तो उसे हम कहेंगे ये एक खिलौना ले लो या दो खिलौना ले लो। माँ जब अपने बच्चों को खिलाती है तो वो कहती है बेटा 1 चम्मच खा लो, 2 चम्मच खा लो, 3 चम्मच खा लो। जब जो है उसका बच्चा पहली बार चलता है, और बच्चा जब चलता है तो उस समय उसको मालूम नहीं है, लेकिन माँ को बोलना पड़ता है कि बेटा 1 कदम चलो, 2 कदम चलो, 3 कदम चलो। अगर हाँ आपके हाथ में जो है ना पेन और पेंसिल का गुच्छा है, तो आप कहते हैं कि 1 पेंसिल ले लो, 2 पेंसिल ले लो, 3 पेंसिल ले लो। तो ये अवधारणाएँ बच्चों को जो है ना धीरे-धीरे जो है ना विकसित की जाती है। एकाएक सडनली अवधारणाएँ स्पष्ट नहीं होती। आपने कितनी बार खाया? तो कहेगा 2 बार खाया। आप और खाना खा चाहते हो? तो हाँ, और खाना खाना चाहता हूँ। तो ये जो अवधारणा है धीरे-धीरे जो है ना व्यक्ति में, बालक में, बच्चों के अंदर जो है विकसित होते हैं। इसीलिए पिछले साल डीएलएड स्तर पे ये प्रश्न आए थे कि प्राकृत संख्या की अवधारणाओं को कैसे विकसित करें? तो एक शिक्षक के रूप में, एक गणित जानने वाले के रूप में आप तो परिभाषा लिखेंगे ही, इसके गुण को तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ-साथ हम वैसे उदाहरण आप बच्चे को सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे बच्चे जो है कंफर्टेबल जो है महसूस करें। बच्चे समझे कि हाँ, वास्तविकता ये हमें खेल खिला रहा है या कोई कविता सुना रहा है या कोई कहानी सुना रहा है। जैसे कोई कहानी सुनाते हैं, तो कहानी सुनाते समय कहते हैं कि हाँ, एक जो है राजा था जिसकी 3 बेटियाँ थी। पहली बेटी थी, दूसरी बेटी थी, तीसरी बेटी थी। इसमें भी 1, 2, 3, 4 आ गया। एक जानवर था जिसके जो है ना 4 जो है शिकारी थे, तो इसपे भी आ गया 1 और 2 और 3 और 4। एक जो है किसान था जिसके जो है बगीचे में जो है ना, जो है 10-15 तरह के फूल खिले हुए थे। ये भी अवधारणाएँ स्पष्ट हो गई। तो इस तरह के उदाहरण जो है ना बच्चों को सामने प्रस्तुत करना है, लेकिन उसकी कंटेंट जो लिखना है, वो कंटेंट जो है वास्तविक रूप से जो यहाँ लिखा हुआ है, जो आप जानते हैं पहले से, उन कंटेंटों को भी जो है ना आप लिख सकते हैं। तो आइए हम प्राकृत संख्या गुण के रूप में हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या को हम गिनती की संख्या भी कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। पहले प्राकृत संख्या का 1 है और अंतिम जो है अनंत। 2 लगातार प्राकृत संख्या का अंतर 1 होता है। जैसे 3 और 4 का अंतर 1 है, 20 के बाद 21 होगा, इसका अंतर 1 है, 22 और 23 का अंतर 1 है, 99 और 100 का अंतर 1 है। तो इस तरह जो है 2 लगातार यानी 2 कंसीक्वेंस या कंसीक्वेंस जो है ना, लगातार 2 संख्याओं का जो अंतर होगा, वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह जो है ना हम जो है ये इसकी गुण को देखते हैं। अगला गुण है कि इन प्राकृत संख्याओं का योगफल।
यानी 20 प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा, 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 5 प्राकृत संख्या का जो है ना योगफल क्या होगा, 20 लगातार जो है संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है बीटेट स्तर पे, टेट स्तर पे, सीटेट स्तर पे पूछे जाते हैं। इसीलिए यह भी आपको जानना जरूरी है कि हाँ, लगातार 1 से लेकर जो है 20 तक अगर कोई प्राकृत संख्या है, उसका योगफल कैसे निकालेंगे। इसीलिए उसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि मैं आपको ऑफलाइन कक्षा के अंतर्गत मैंने विभिन्न प्रकार से प्रश्न देकर आपको जो है मैंने इसे प्रैक्टिस कराया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना इस जो है अंतिम जो गुण है, उस गुण पे आप 1-2 प्रश्न जो है ना निश्चित बना लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं। आप उस समय जो है ना जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। मान लिया कि 1 से 50 तक अगर देता है कि आप इसका जोड़ ज्ञात करें, तो फिर वो आपका नॉर्मल जो है जोड़कर आप नहीं निकाल सकते। वो जब भी निकलेगा तो फॉर्मूला पे निकलेगा। 1 से 50 तक आता है तो 50 गुना 50 प्लस 1/2, यानी 25 गुने 26 को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो इस तरह जो है हम देखे हैं कि कैसे प्राकृत संख्या का अवधारणाएं विकसित होती है, कैसे प्राकृत संख्या का गुण है। अगला अब हम आएंगे कि देखेंगे प्राकृत संख्या कितने प्रकार है। तो प्राकृत संख्या मुख्यतः 4 प्रकार। सर अगर गुणनफल पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा? गुणनफल के लिए जो है ना अलग है। गुणनफल के लिए जब जाइएगा तो उसके लिए जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, एक्चुअल जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, यानी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है इंटरमीडिएट स्तर पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको गुना में कहें, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। फैक्टोरियल 20, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 20। तो इसके जो है फैक्टोरियल है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। तो फैक्टोरियल का जो है ना कंसेप्ट अलग। फैक्टोरियल का कंसेप्ट उसी को क्लियर होगा जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट स्तर पे या ग्रेजुएशन स्तर पे जो है ना पढ़े, उसके लिए भी अलग फॉर्मूला है। या जो विद्यार्थी को एपी, जीपी और एचपी मजबूत हो, वो बच्चे जो है ना इसकी संकलन जो है, इसका आकलन करके, इसका कैलकुलेशन करके वो निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है ना एक थोड़ा सा आपको एक बृहत रूप में आपको जानी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में हर चीज की पॉसिबिलिटी है, वो कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 99 तक का गुना निकालो, तो वो तभी निकलेगा जब आप फैक्टोरियल को जाने। और फैक्टोरियल का संबंध जो है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है, यानी क्रमचय और संचय से। जो विद्यार्थी, अगर आपका विषय अगर इंटरमीडिएट स्तर पे रहा हो, आपका अगर विषय गणित जो है मैथमेटिक्स जो है आपका ग्रेजुएशन स्तर पे रहा हो, तो इसको समझने में थोड़ी सी आसान होगी। इसका उत्तर यही है। समझ में आया? ओके सर, ठीक है। हाँ, आइए। तो प्राकृत संख्या जो है देखते हैं। प्राकृत संख्या मुख्यतः जो है 4 प्रकार के, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। भाग लग जाने का मतलब 2 का पहाड़ा कहें, या देखिएगा वैसी संख्या जो पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा, निश्चित 2 से कटता है, तो हम वो सभी संख्याओं को हम सम संख्या की संज्ञा देते हैं। 2 4 6 8 10। इसकी पहचान ये है कि या तो उसके इकाई अंक 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ये इसकी पहचान है। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, इस पूरी संख्या जो है आपका 2 से जो है विभाजित हो जाती है। तो जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है उसे हम कहते हैं सम संख्या। इसी का विपरीत आते हैं कि जब किसी प्राकृत संख्या में 2 से भाग देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित न हो, उसे हम कहते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 9। अब सम संख्याओं को जोड़ने का भी और विषम संख्याओं को जोड़ने का भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ, क्योंकि जो है ना आज का जो टॉपिक है वो है इंटीजर नंबर से और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, मुझे वहां आना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सम संख्या का वो सूत्र है। सम संख्या का सूत्र क्या है कि n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन। n इंटू एन प्लस वन, यानी अगर 20 लगातार जो है सम संख्या के बारे में अगर पूछे तो 20 गुने 20 प्लस वन, इसका फॉर्मूला हो गया। तो ये जो है ना आप वहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं। विषम संख्या का और आसान, विषम संख्या का आसान है कि कोई भी संख्या जो है अगर विषम संख्या में दिया रहे और कहे लगातार जो है 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, लगातार 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, लगातार 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, उसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर, यानी उसका वर्ग केवल कर देंगे। लगातार 5 अगर पूछे तो आप देख लीजिएगा 5 का स्क्वायर 25,
अभी आपके सामने जो है सभी को ओर से देखिएगा, विषम संख्या का मैंने उदाहरण दिया 1 3 5 7। यहाँ कितनी संख्या? 4 संख्या है। अगर मैं पूछूं लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर, यानी 4 करा यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। आप जोड़ के देखिए 7 तक 16 आता है कि नहीं? 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो ये आपका एग्जैक्ट बैठ जाएगा। तो चूंकि यहाँ जो है मेरा कंटेंट जो है इंटीजर नंबर से है, रेशनल नंबर से है, इरेशनल नंबर से है, इसीलिए मैंने जो है ना यहाँ विस्तृत रूप से उल्लेख नहीं किया है। लेकिन जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास किए थे, हमारे क्लास में जो है ना बच्चे उपस्थित थे, हमने सभी को मौका दिया था कि इसका जोड़ कैसे निकालते हैं, इसका जो है एन संख्या कैसे निकालते हैं, एनथ टर्म कैसे निकालते हैं। मैंने इन सभी टर्मों को मैंने उल्लेखित किया है। आप एक दूसरे से सहयोग करके बच्चे से जो है आप सीख सकते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं वैसी जो है प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जैसे 4 का गुणनखंड 1 गुने निकाल के देखेंगे, देखिएगा आपको जो है 2 से ज्यादा आएगा। और भाज्य, इसमें भाग लग जाए। भाग लगने का मतलब केवल 2 ही नहीं, 2 से अधिक संख्या, 1 से भी भाग लगेगा 4 में, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। तो इसीलिए इसका जो है आपके देख रहे हैं कि इसमें भाग लगने वाली जो है संख्याएं 4 हैं, 2 से अधिक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और वैसी संख्या जिसमें भाग न लगे, भाग न लगने का मतलब केवल वो अपने से कटे, जो स्वतः जो है वो अपने से विभाजित केवल होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 2 स्वतः से ही जो है ना विभाजित होगा। 3 है, 3 स्वतः से ही विभाजित होगा। 5, 5 स्वतः से ही विभाजित होगा। 7 स्वतः से ही विभाजित होगा। इस तरह जो है ना ये भाज्य संख्या और इस तरह ये अभाज्य संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्राकृतिक संख्या की अवधारणाओं को समझे होंगे, इसके प्रकार को आप समझे होंगे। सभी से जो है ना प्रश्न आते हैं, एक-एक पॉइंट इसको आसान मत समझिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि आप इसे सरल न समझे, छोटे-छोटे प्रश्न ही कभी-कभी जो है ना आपके लिए हार्ड हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर बड़ी अवधारणाओं को समझना है, तो छोटी अवधारणाओं को आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। अब पूर्ण मीन्स होता है पूरा। पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। यानी अगर एक जो है, एक केतली है, एक केतली में मैंने आधा पानी भर दिया तो कोई कहेगा कितना पानी है? फुल है? तो कोई कहेगा नहीं है। तो जब हम पानी पूरा भर देते हैं, जब देखते हैं कि लबालब हो गया और वो पानी गिरने लगा, तो हम कहते हैं फुल हो गया। कंसेप्ट यही है। और यही जो है आपका पूर्ण संख्या में कंसेप्ट है कि देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अनंत तक चलती है, लेकिन एक अंक ऐसा है जो इसमें कमी था, वो था 0, वो था शून्य। अगर प्राकृतिक संख्या का परिवार में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी संख्या है आप निकाल सकते हैं। दुनिया का कोई भी संख्या आप उसे बना सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आप जो है पूर्ण संख्या की अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। पूर्ण संख्या की अवधारणा समझ में आया आप सभी को? हेलो, आवाज यस आ रही है मेरी? चलिए, अब आइए यस इसके सर। गुण, हाँ इसके गुण को समझते हैं। पूर्ण संख्या को गिनती की संख्या या धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। ये थोड़ा सा जो है गलत हो गया, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये रिपीटिशन हुआ है। पहला जो है ना अंक जो है इसको हम हटा दीजिएगा, वो गलत है, क्योंकि मैं कॉपी करके उसमें एडिटिंग किया हूँ, इसीलिए जो है पहला पॉइंट उसका गलत है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। पहली पूर्ण संख्या क्या है? 0। और अंतिम पूर्ण संख्या कौन है? अनंत है। दो लगातार पूर्ण संख्या का अंतर क्या होता है? 1 होता है। और n पूर्ण संख्या का योगफल क्या है? n इंटू n माइनस 1 बटे 2। वहां क्या था? वहां था n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। दोनों में यही अंतर है, वहां प्लस का और यहाँ माइनस का। इस तरह जो है ना लगातार जो है आप 5 लगातार या 6 लगातार 10 जो है पूर्ण संख्याओं का योगफल या कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना हमने देखा प्राकृतिक संख्या क्या है और इस तरह से देखा कि हमने पूर्ण संख्या क्या है। अब आइए इसमें एक प्रश्न उठता है, शून्य की संकल्पना, कि आखिर बच्चों के अंदर शून्य की संकल्पना कैसे विकसित करेंगे? क्योंकि जब हम प्राकृतिक संख्या देखे थे तो उसमें एक अंक की यानी एक डिजिट की संख्या में शून्य नहीं था।
लेकिन जैसे जो है हमने जो है पूर्ण संख्या की अवधारणा को स्पष्ट किया, वहां शून्य आ गया। अब आपको एक प्रश्न यहाँ उठता है कि शून्य की अवधारणा को हम कैसे विकसित करेंगे। अब उसके लिए उदाहरण है, परिभाषा वही रहेगा, परिभाषा जो है पूर्ण संख्या का वही रहेगा, गुण वही रहेंगे, लेकिन बच्चों के लिए उदाहरण कैसे प्रस्तुत करना है ये मुझे समझना है। तो जैसे एक बच्चे को जो है ना टिफिन में आपने खाना दिया, माँ देती है कि बेटा 2 रोटी जो है ना आप खा लेना। बच्चे को रोटी खिला देते हैं, रोटी खिलाने के बाद पूछते हैं कि देखो तो इसमें कुछ है? वो कहता नहीं है, कि इस जो है पॉट में, इस बर्तन में, इस छोटे से टिफिन में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का अभिप्राय किसे कहते हैं? उसे शून्य कहते हैं। एक बच्चे को जो है ना आपने पार्क चॉकलेट दिया, चॉकलेट दिया, चॉकलेट बच्चा खा लिया। मैंने कहा आपके पास चॉकलेट बचा है? कहा नहीं बचा है। ये शून्य की अवधारणा हो गई। एक बच्चे को मैंने कहा जो है कि यह जो है आपका रबड़ है, और रबड़ जो है आप इसको जो है काम करो। रबड़ से काम किया, रबड़ जो है मैंने फिर उससे ले लिया। ये शून्य की अवधारणा है। उसी तरह जो है कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं वो समाप्त हो जाए तो वहां वो क्या है? शून्य की अवधारणा। तो शून्य की अवधारणा को विकसित करने के लिए आपको जो है एग्जाम्पल देना है बच्चों को। मान लिया कि बच्चों को जो है ना 4 चॉकलेट है, आपने जो है ना एक एक चॉकलेट करके उसे जो है ना दिखाया और एक एक करके जो है ना बच्चों को खिला दिया। मैंने पूछा क्या है, समाप्त हो गया? तो कहता है हाँ समाप्त हो गया। तो ये शून्य की अवधारणा है। तो शून्य की अवधारणा को विकसित करने के लिए शून्य के उदाहरण जैसे ही जो है बच्चों को छोटे छोटे जो है ना हम उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि वो महसूस करे कि हाँ शून्य ऐसा है। शून्य का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। अगर बच्चों के पास जो है वो टिफिन बॉक्स में अगर रोटी लेकर आया या कुछ लेकर आया खाने के लिए, बच्चा ने उसे खाकर समाप्त कर दिया, बच्चा से पूछा जाए तुम टिफिन में लाए हो, मुझे दोगे? तो कहता है नहीं, अब समाप्त हो गया, टिफिन में नहीं। बिस्किट खा रहा था, बिस्किट जो है ना खाने के बाद वो समाप्त कर दिया। मैंने कहा एक बिस्कुट दोगे? तो वो कहता है कि अब समाप्त हो गया। इसका मतलब शून्य। चॉकलेट खा रहा था, चारों चॉकलेट खा गया, मैंने कहा एक चॉकलेट मुझे दे दो, कहता है कि जो है ना मैंने खा लिया, यानी समाप्त हो गया, शून्य है। तो ऐसे जो है ना शून्य की अवधारणाओं को बच्चों के बीच जो है ना हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है जो कि आपको जो है ना बच्चों को उसी के रूप में जो है ना आपको सामने उत्तर प्रस्तुत करना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अधिकतर जो है ना बच्चे सोचने लगते हैं कि जो हाँ ये तो शून्य की अवधारणा कैसे विकसित होगा। तो विकसित होने के लिए आपको बच्चे ही बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का प्रश्न। गिनती सीखने के लिए जो है ना हमें गिनती के जिस जो है संकल्पनाओं को जो हम पहले जानते थे वही चीज को हमको रिपीटेशन करनी है, हमको वैसा ही जो है ना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, ताकि बच्चे उसको समझे। अगर उसके सामने हार्ड हार्ड उदाहरण आपने दिया तो वो नहीं समझेंगे। वही उदाहरण आपको प्रस्तुत करना है जो बच्चों को दैनिक जीवन में वो उदाहरण उनको मालूम होता है। तो इस तरह जो है ना आप ये बात को ध्यान में रखेंगे कि उदाहरण प्रस्तुत करते समय जो है ना हम वही उदाहरण देंगे जो कि बच्चों से संबंधित हो, प्रायोगिक रूप में हो, और बच्चे जो है दैनिक जीवन में उसको जो है ना कहीं जो है महसूस करते हैं। तब जो है ना हम उस उदाहरण को हम देंगे। तो इस तरह जो है ना ये क्या है आपका, जैसे मान लिया कि 1 गिलास पानी है, मैंने बच्चों को कहा 1 गिलास पानी पी जाओ। उसके बाद बच्चों का इसमें पानी है? नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब वो क्या है? शून्य। तो ऐसे जो है ना हम शून्य की कल्पना को जो है ना हम बच्चों के बीच हम रख सकते हैं। अब अगली संख्या पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या का जब संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्ण जोड़ अंक, पूर्ण जोड़ अंक आता है, यानी पूर्ण मीन्स होता है पूरा। इसका मतलब हम जब प्राकृत संख्या पढ़े, जब हम जो है अपना पूर्ण संख्या पढ़े, तो हमने उसमें कुछ कमी पाया, उस कमी को पूरा करने के लिए कौन आता है? पूर्णांक संख्या आता है। अब कैसे कमी था वो हम समझेंगे। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य में जो है ना कौशल शक्ति का विकास होता गया, मनुष्य गणित संक्रियाओं को समझने लगे। पहले हम बोलते थे 1 और 2 क्या होता है? तो 1 जोड़ 2 कहता है 3 होता है। 3 जोड़ 4 क्या होता है? तो 4 और 3 7 होता है। लेकिन घटाने की बात आई तो मैंने कहा 5 में से 3 गया कितना होगा? तो वो बोला 2। लेकिन जिस दिन उसको बोला गया 3 में से 5 गया कितना होगा? 3 घटाओ 5 क्या होगा? 4 घटाओ 7 क्या होगा? 10 घटाओ 19 क्या होगा? 20 के जब हमने उदाहरण प्रस्तुत किया तो इसमें मालूम ये चला कि हमारे सामने कुछ ऐसी संख्याएं हैं, कुछ ऐसी संख्या हैं जहां जो है शून्य, जहां जो है हमें निगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या भी हमारे सामने आती। तो मैंने बताया था कि जब हम
आदि काल का जब अध्ययन करते थे, आदि काल के अंतर्गत जो है काल था, उस पहले काल के अंतर्गत जो है ना बीज गणित की संक्रियाओं का विकास हुआ। उसी बीज गणित में हमने पाया कि कैसे जो है ना संख्याओं का विकास हुआ है, संख्याओं के संक्रियाओं कैसे करते हैं, और ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या की अवधारणा कब आई। तो जब हम धनात्मक संख्या के अवधारणा तक थे तब हमें केवल प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की आवश्यकता थी, लेकिन जब हम पूर्णांक संख्या का अवधारणा को विकसित किए तो वहां हमारे लिए क्या जरूरत है, ऋणात्मक संख्या की जरूरत। तो पूरे परिवार में क्या है, आपका धनात्मक संख्या था, लेकिन उसमें ऋणात्मक संख्या नहीं था, क्योंकि 3 में से 4 को अगर हम घटाते हैं तो वो -1 आता है, 3 में से 5 को घटाते हैं तो वो -2 आता है, 10 में से जो है 19 को घटाते हैं तो -9 आता है, उसी तरह जो है ना 30 में से 50 घटाते हैं तो -20 आता है। इसका मतलब है कि धनात्मक संख्या भी होती है और ऋणात्मक संख्या भी होती है, इसीलिए इसको अंक के रूप में प्रदान करना हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए हम इसको परिभाषा कैसे देते हैं कि जब हम जब हम इसका परिभाषा को समझ ले कि शून्य से प्रारंभ होने वाली धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य से दाएं तरफ हम बढ़ते हैं तो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाता है, बाएं तरफ हम जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 और माइनस अनंत तक जाता है। तो इस तरह जो है ना अब हमारे सामने स्पष्ट हो गया कि अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इससे जो है छोटा हो। इसका मतलब अब ये पूर्णांक हो गया, यानी पूर्ण अंक हो गया, यानी अब फुल अंक हो गए, अब अंक की कमी नहीं है। यानी दुनिया की अब कोई भी संख्या हो वो या तो धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो वो गिनती की संख्या में होगा, या तो -1 -2 -3 में होगा। तो इस तरह जो है ना ये पूर्णांक संख्या की अवधारणा हमारे सामने विकसित हुए। इसी तरह पूर्णांक संख्या को 3 भाग में बांटते हैं। एक है ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि इसके ऋणात्मक परिवार भी है, इसीलिए इसको -1 -2 -3 ये अनंत तक जाएगा। दूसरा है शून्य पूर्णांक, ये शून्य होता है केवल, और धनात्मक पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसका परिभाषा है कि शून्य से शुरू होने वाली सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं के परिवार को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना आप सभी बच्चे जो है पूर्णांक संख्या के कंसेप्ट को, यानी पूर्णांक संख्या की अवधारणाओं को, संकल्पनाओं को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अब आइए, चूंकि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि जब हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे तो हमारी जो है इसकी अवधारणाएं को जानना जरूरी। तो परिमेय संख्या का परिभाषा तभी आता है जब आप इंटीजर नंबर को जानेंगे। अगर आपके कंसेप्ट में पूर्णांक संख्या नहीं है, अगर आपको पूर्णांक संख्या समझ में नहीं आता है, अगर पूर्णांक संख्या की संकल्पना आपको मालूम नहीं है, तो फिर परिमेय संख्या बताना बहुत ही मुश्किल। क्योंकि अधिकतर जब हम जो है पहले जो है कक्षा में हम पढ़ते थे, या जब गणित की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी, तो केवल आप समझते थे अंश बटे हर को हम परिमेय संख्या कहते हैं, अंश बटे हर को परिमेय संख्या कहते हैं, जो कि गलत है, परिभाषा वो नहीं है। हम अधिकतर क्या समझते थे कि जो संख्या अंश बटे हर हो वही तो परिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन ये बात गलत हो जाती है। वो गलत क्यों होता है, क्योंकि उसकी परिभाषा में पूर्णांक संख्या की जरूरत थी। अब आइए परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, यदि कोई भी दो संख्या हो पी और क्यू, और पूर्णांक संख्या का सदस्य होनी चाहिए। आ गया सर कि यदि कोई दो संख्या पी और क्यू है और पूर्णांक संख्या का सदस्य है, तो पी बटे क्यू को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त है कि वहां जो क्यू है वो शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी हर जो है शून्य के बराबर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको इस तस्वीर में आप देखिएगा, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, मैंने पी बटे क्यू को लिया। पी को हम अंश कहते हैं न्यूमरेटर, और क्यू को हर कहते हैं डिनोमिनेटर। इस तरह जो है ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यदि कोई भी दो संख्या हो पी और क्यू, यदि कोई भी दो संख्या हो, लेकिन दोनों संख्या का सदस्य कहां से होनी चाहिए, वो पूर्णांक संख्या का फैमिली से होनी चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या का फैमिली में जैसे √3/5, √3 क्या पूर्णांक संख्या होता है, कहेंगे नहीं, नहीं होता है। √7/8 √7 होता है, नहीं होता है, पूर्णांक संख्या नहीं है √7। √3 पूर्णांक संख्या नहीं है, √5 पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन अंश बटे तो हर में है। इसीलिए जो पहले आपने कंसेप्ट में बैठाया था अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, तो वो अवधारणा गलत है। तो आज से स्पष्ट हो गया कि यदि कोई दो संख्या है और वो दोनों संख्या जो है किसकी सदस्य हो, पूर्णांक संख्या का सदस्य हो, तो अंश बटे हर को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हर जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए।
जीरो इसलिए नहीं कहा गया कि किसी भी संख्या में जीरो से अगर भाग दीजिएगा अनंत आता है, और अनंत की कल्पना जो है काल्पनिक रूप में की गई है, उसको वास्तविक संख्या के रूप में नहीं रखा गया, जबकि परमेय संख्या वास्तविक है। परमेय संख्या वास्तविक है। किसी भी संख्या में देखिए जीरो से भाग दीजिए, 5 में भाग दीजिए जीरो से, 6 में भाग दीजिए जीरो से, 10 में भाग दीजिए जीरो से, तो देखिए अनंत आएगा। इसका मतलब है कि जीरो से भाग देने पे किसी संख्या को वो क्या बना देता है, अनंत बना देता है, और अनंत की कल्पना नहीं है। हम अपने आंखों से जो देखते हैं अनंत पे क्या है हम नहीं जानते, तो इसीलिए जो है ना उसको हम परमेय संख्या में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो अब आज से स्पष्ट हो गया कि यदि कोई भी दो संख्या अंश बटे हर में हो, और अंश और हर पूर्णांक संख्या का सदस्य हो, हर जो है शून्य के बराबर नहीं हो, तो अंश बटे हर को हम क्या करते हैं, परमेय संख्या की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया -3/5, -6/-9, 0/10, ये सभी क्या है आपके परमेय संख्या है। फिर मैंने यहाँ दिखाया 2/3 में 2 अंश है और 3 हर है, -5/6 में जो कि एक परमेय संख्या है, -5 अंश है तथा 6 हर। तो मैंने जो है ना अंश और हर का जो है ना यहाँ बात बताया। अब देखिए इसमें जो है ना मैंने एक डायग्राम बनाया है। वो डायग्राम क्या कहता है, देखिए परमेय संख्या के अंतर्गत क्या होता है, परमेय संख्या का तो नेचुरल नंबर भी होता है। पूर्णांक संख्या हम देखें, पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 होता है, तो वो क्या हुआ, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर कब हो जाएगा, जब शून्य को सम्मिलित कर लेंगे, और माइनस जब सम्मिलित कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर हो गया। इन्हीं के जो है साथ में जो बना संख्या वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो इस तरह -8/2, 2/3 ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। एक संख्या है 0.111 और उस पे डैश है, ये भी संख्या जो है ना आपका क्या है, आपका परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या का जो है ना अंश कुछ भी हो, हर लेकिन एक होता है। हर क्या है, एक होता है हमेशा। किसी भी संख्या का हर क्या होता है, 10 के नीचे क्या छुपा है, एक छुपा है, इसीलिए वो क्या है, ये भी परमेय संख्या है। 5 क्या है, ये भी परमेय संख्या है। 6 क्या है, ये भी परमेय संख्या, क्योंकि नीचे क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है। तो किसी भी संख्या का अंश कुछ भी हो लेकिन हर एक होता है। एक डिजिट में कोई भी अगर संख्या है, एक जो है केवल जो है अंश जो है केवल दिख रहा है, इसका मतलब उसका हर ऑटोमेटिक एक होगा। तो ये चीज आपको संकल्पना में रखनी होगी। तो ये जो है आपका जो है क्या कॉन्सेप्ट था, आपका परमेय संख्या का कॉन्सेप्ट था। अब आइए अपरमेय संख्या देखेंगे। अपरमेय संख्या जस्ट इसके डिफिनेशन का उल्टा करेंगे। यानी अपरमेय संख्या कहते हैं यदि जो संख्या परिमेय नहीं हो, जो संख्या परिमेय नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या होने के लिए शर्त था पी बटे क्यू, अंश बटे हर का होना, वो भी हर जो है जीरो के बराबर नहीं होती। इसीलिए अब यहाँ परिभाषा पढ़ेंगे। अपरमेय संख्या वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्यू क्या है, गैर शून्य है, यानी क्यू का मान शून्य नहीं है, और इसीलिए परमेय संख्या नहीं है। अर्थात वह संख्या जो परमेय संख्या गुण को पालन नहीं करता, यानी जो संख्या परमेय संख्या गुण पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या कहलाएगा। अनौपचारिक रूप में इसका मतलब यह है कि अपरमेय संख्या को एक सरल भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा, √2 आएगा। √2 का मान क्या होता है, 1.414। √2 क्या आपका पूर्णांक संख्या है, नहीं। तो जो संख्या अंश बटे हर शर्त क्या है, पूर्णांक संख्या। √3 पूर्णांक संख्या है, कहेंगे नहीं है। √7 पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे हाँ। √16 पूर्णांक संख्या है, तो कहेंगे हाँ है। √16 का क्या होता है, 4 होता है। √9 का क्या होता है, 3 होता है। √4 का क्या होता है, 2 होता है। लेकिन √7 का नहीं होता, √5 का नहीं होता, रूट जो है 11 का नहीं होता, √13 का नहीं होता। आता है लेकिन दशमलव में आता है, आता है लेकिन दशमलव में आता है। लेकिन यहाँ शर्त है पूर्णांक संख्या। तो मैंने बताया था कि जो परमेय संख्या गुण को ओबे नहीं करता वो सभी संख्या क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या कहलाता है। अब कभी कभी जो है एग्जाम्पल में कभी कभी जो है ना कुछ संख्या ऐसे हैं आपके जो आप नहीं जानते हैं। आज मैं उसको जो है ना स्पष्ट करना चाहता हूं। कभी कभी जो है यह सीटेट स्तर पर, बीटेट स्तर पे प्रश्न पूछे हैं कि बताइए पाई जो है वो क्या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या। पाई केवल क्या है, 22/7। पाई जो है 22/7 का निरूपण है, यानी सिंबल के रूप में है। तो कोई भी सिंबल जो होता है ना वो परिमेय संख्या नहीं होता। केवल पाई का मान क्या होता है, 22/7। पूछेगा 22/7 परिमेय संख्या है तो कहेंगे हाँ।
22/7 परमेय संख्या तो कहेंगे हाँ, लेकिन पाई परमेय संख्या तो कहेंगे नहीं। समझ में आया यहाँ बात? 22/7 यानी 22/7 ये परमेय संख्या है, लेकिन निरूपित करने के लिए पाई का प्रयोग किया गया, तो वो जो संख्या है वो आपका अपरमेय संख्या वो नहीं है, 22/7 है, क्योंकि 22 भी क्या है, अंश है, ये भी पूर्णांक संख्या का सदस्य है, 7 भी क्या है, पूर्णांक संख्या का सदस्य है। तो 22/7 को हम क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन पाई को नहीं कह सकते हैं। तो प्रश्न आते हैं कि पाई क्या है, एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या? तो हम कहेंगे कि अपरमेय संख्या है। 22/7 पूछता वहां पे कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो हम कहेंगे वो क्या है, आपका परिमेय संख्या। उसी तरह है एक यूलर संख्या है, यूलर संख्या ई कहते हैं। यूलर संख्या क्या कहते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या जिसका मान होता है 2.7182, ये अनंत तक जाता है। यह जो है अशांत होते हैं, जो हमेशा जो है पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते, ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं। जैसे एक, इसको हमने क्या कहा, एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या का मान को निकालने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन किसी भी तरीके से संख्या का पूरा मान नहीं निकलता है। ये जो है एक्सप्लोरेटरी के रूप में जो है ना गणित में प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल यू है, ई है, इसका सिंबल क्या है, ई है। ये भी जो है कभी कभी सीटेट स्तर पे, बीटेट स्तर पे पूछे जाते हैं कि यूलर संख्या परमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो हम जवाब देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी तरह जो है ना एक गोल्डन अनुपात है, गोल्डन अनुपात। सभी बच्चे जो है ना यहाँ एडल्ट है, सभी का एज 18 वर्ष के ऊपर है, इसीलिए मैं जो है ना यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। सिर से लेकर नाभि, सिर से लेकर नाभि और नाभि से लेकर पैर तक, इन दोनों का अनुपात निकाल के आप देखिएगा 1.618 आएगा। ये लॉजिक है। आप अपने सर से लेकर कहां तक, नाभि तक, और नाभि से लेकर पैर तक, दोनों का अनुपात निकालिए, वो 1.618 आएगा, 1.618 आएगा। लेकिन एक्चुअल जो है ये 168 नहीं है, बल्कि ये आएगा 1.61803398874 ऐसे करके आएगा। ये भी पूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता है। और इसका प्रयोग हम ज्योतिष के रूप में करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के रूप में करते हैं, इसीलिए इस संख्या को भी जो है हम अपरमेय संख्या की धारणा करते हैं। तो आज के बाद से आप ध्यान में रखिए कि पाई संख्या हो या यूलर संख्या या गोल्डन अनुपात हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। ये तीनों क्या है, अपरमेय संख्या। क्यों अपरमेय संख्या? क्योंकि इसको जब हम भाग देते हैं तो क्या है, ये पूर्ण रूप से नहीं आता। जो पूर्ण रूप से नहीं आएगा, जिसका कोई सीमित नहीं है, जो असीमित है, उसे हम किसका संज्ञा देते हैं, अपरमेय संख्या की संज्ञा देते हैं। तो अलग से कोई पूछे 22/7 परमेय संख्या है, तो वहां कह देंगे 22/7 परमेय संख्या है। लेकिन केवल पाई क्या है, तो पाई कहेंगे अपरमेय संख्या। उसी तरह यूलर संख्या में क्या है, यूलर संख्या ई क्या है, अपरमेय संख्या है। गोल्डन अनुपात क्या है, ये आपका अपरमेय संख्या है। तो इस तरह जो है ना आज के जो है हमने कक्ष में देखा कि कैसे जो है हम जो है संख्या की अवधारणा को रखते हैं, कैसे संख्या के प्रकार है। फिर हमने ये सीखा कि जो है ना कि प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या गुण क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या गुण क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या का गुण क्या है। और फिर हमने पढ़ा कि परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्या क्या है। अभी तक के जो भी प्रश्न हम आपको बताए हैं, जो भी कंटेंट बताए हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो अभी आप समस्या को रख सकते हैं। सभी एक एक करके जो है ना माइक को जो है ना ऑन कीजिएगा और म्यूट कीजिए। जो भी आपके प्रश्न है आप प्रश्न रख सकते हैं। 5 मिनट का सेशन बचा हुआ है, 5 मिनट में मैं आपके प्रश्न का उत्तर का जवाब दूंगा। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या को प्राथमिक कक्षाओं में कैसे विकसित करेंगे जी, तो उसका आंसर यही हो जाएगा ना, जो परिमेय संख्या है। हाँ, यही होगा। मैंने बताया था कि केवल आपको उदाहरण जो है बच्चों को ऐसे रखना है। अगर आएगा कि परमेय संख्या की कंसेप्ट को जो है ना बच्चों में कैसे विकसित करते हैं, तो बच्चों को जो है थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड में जानी पड़ेगी। हम पूछेंगे कि बच्चे आप पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, तो कहेगा बच्चे जो है ना हाँ, तो आप वहां थोड़ा डिफाइन कर दीजिए कि परमेय संख्या को समझने के लिए हमें पूर्णांक संख्या को समझना जरूरी है। तो पूर्णांक संख्या की अवधारणा को आप स्पष्ट कीजिएगा कि शून्य से प्रारंभ होने वाली सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तब आप आपको बताएंगे कि परमेय संख्या को परिभाषित करने के लिए यह शर्त है कि इसका अंश भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, हर भी
पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बच्चों आप हर कभी भी 0 मत लेना, आपको ये बतानी पड़ेगी, आपको उसी की भाषा में जानी पड़ेगी, तब जो है ना आप वो प्रश्न जो है आपको स्पष्ट होगा। फिर आप जो है ना इस तरह सर्किल बनाकर अंश और हर आप बार बार बताएंगे, 6-7 एग्जाम्पल देंगे कि अंश में यह है, हर यह है। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया है, 3-4 एग्जाम्पल दिया है आपको, क्लियर स्पष्ट है कि जो है ना कौन संख्या सम संख्या है, कौन सी जो है अंश है, कौन सा हर है। वैसे जो है उदाहरण आपको भी प्रस्तुत करना होगा। और भी कोई विद्यार्थी को कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। सर साइन हमेशा अपरिमेय होता है क्या? फिर से बोलिए। मैथ का कोई भी साइन मतलब हो, जैसे पाई हुआ तो अपरिमेय हुआ, और हाँ, सब कोई भी सिंबल का रूप में अगर कोई प्रयोग करेंगे उसको अपरिमेय संख्या लेंगे। सिंबल ध्यान में रखिएगा, अगर कोई कह दे थीटा क्या है, अपरिमेय संख्या कहेंगे। कोई कह देगा बीटा क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको वहां देखना पड़ेगा, अगर वो संख्या पूछ देगा तो हमें वो संख्या का गुण देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं परिमेय संख्या का डिफिनेशन से। जैसे कोई कह दे कि √3/7 कितना, √3/7, तो √3 क्या है, ये आपका जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, इसीलिए इसको अपरिमेय संख्या कर देंगे। आप कोई कह दे √4, गौर से सुनिएगा, √4 यानी 4 का वर्गमूल बटे 3, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो क्या जवाब परिमेय देंगे? सर, परिमेय संख्या है। तो ये आप, हाँ, ये आपको माइंड में होनी चाहिए कि ये किसके बारे में कहना चाहता है। और कोई भी सिंबल जो होते हैं वो आपको अपरिमेय संख्या में लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सिंबल की कल्पना जो है संख्या में नहीं है, हमें जो है देखना है कि अंश में है या हर जो है वो पूर्णांक संख्या का सब। क्या पाई जो है सदस्य होता है पूर्णांक संख्या का? कहेंगे नहीं। थीटा होता है? नहीं होता है। अल्फा होता है? नहीं होता है। कहीं भी जो है 1 2 3 4 5 6, चाहे वो धनात्मक अनंत तक चले जाइए, -1 -2 -3 अनंत तक चले जाइए, इसमें कहीं जो अल्फा नहीं मिलेगा, कहीं भी बीटा नहीं मिलेगा, कहीं भी जो है ना पाई नहीं मिलेगा। तो शर्त जो है वो शर्त को फुलफिल करना चाहिए। डेट्स ऑल। और भी कोई प्रश्न है तो आप रखें, कोई भी विद्यार्थी। फॉर्मूला का होगा भाज्य या अभाज्य का योगफल निकालना हो तो? देखिए, भाज्य के लिए शर्त ये है कि उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 4 का गुणनखंड निकालिए, जैसे अभी मैं फिर से आपको लेकर चलता हूं भाज्य पर। आप देखिएगा भाज्य में 4 है, 6 है। आप भाज्य का कभी भी किसी संख्या का भाज्य निकालने का पहले गुणनखंड निकालिए। 4 का गुणनखंड निकालेंगे, 1 से तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन 2 दूनी 4 चला गया कि नहीं, 2 से। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 को हम 1 गुने 2 लिख सकते, 1 गुने 2 है। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस किस से कट रहा है। 1 से तो कट जाएगा, किसी कोई भी संख्या में 1 से भाग दीजिएगा तो भाग लग जाता है। लेकिन 4 में फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4 कट जा रहा है, फिर 4 एकम 4 भी कट जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है इसका कुल जो है भाग लगने वाली संख्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। 1 को नहीं नकारेंगे, 1 को हटा दीजिएगा तो नुकसान होगा आपको। 1 को भी सम्मिलित करना है, यानी 1 के अलावा वो अन्य 2 संख्याओं से भी जो है ना अगर वो कट जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, आपको भाज्य संख्या, ये शर्त है। तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। लेकिन 3 देख लीजिए, 1 से कट रहा है लेकिन केवल 3 से कट रहा है, इसका केवल क्या है, 2 है। हमने यहां बताया 2 से अधिक होनी चाहिए या स्वयं से कट जाए। दूसरा परिभाषा क्या है, जो स्वयं के अलावा दूसरे से कटे। तो 4 तो 4 से कटता ही है, लेकिन इसके अलावा दूसरा क्या है, 2 है। उसके अलावा दूसरा क्या है, 1 है। तो ये जो है दोनों में जो है ना डिफरेंस है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अधिकतर जो है ना बच्चे जो है ना इसके प्रश्न में जो है ना अधिकतर जो है मुश्किल हो जाती है उदाहरण को प्रस्तुत करते समय। सर इसका योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला? योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक सीक्वेंस में नहीं है, एक सीरीज में नहीं है। सीरीज का अपना गुण होता है, कैरेक्टर होता है कि एक निश्चित दूरी पे बढ़ेगा, एक निश्चित क्रम में बढ़ेगा, वो गुण इसके पास नहीं। जैसे देखेंगे 4 के बाद क्या होगा, 6, कितना का डिफरेंस है, 2 का। 6 के बाद कितना है, 8। 8 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2। लेकिन 8 के बाद क्या हो गया, 9। 8 के बाद क्या हो गया, 9, 1 का डिफरेंस है। तो क्या देख रहे हैं, इसका कोई एक निश्चित सिस्टमेटिक सीरीज नहीं है। सीरीज के लिए शर्त है, समेशन के लिए शर्त है या गुणनफल के लिए शर्त है कि सीक्वेंस में होनी चाहिए। सीक्वेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो हम पढ़ते हैं,
समझे ना। समांतर जो है श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये जो है इंटरमीडिएट स्तर पे आजकल जो है एनसीईआरटी के बुक में 10th स्तर पे भी है। तो जो आपका हरात्मक श्रेणी में हो या गुणात्मक श्रेणी में हो या समांतर श्रेणी में हो, उसी का जो है ना ये प्रॉपर्टीज है कि हम आसानी से जोड़ निकाल सकते हैं, गुना निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। और भी बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न हो, और भी कोई विद्यार्थी को कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। दो भाज्य संख्या नहीं है क्या? दो भाज्य संख्या नहीं है? दो आप देखिए अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो में केवल क्या है, स्वयं से दो से तो लग ही रहा है, एक और दो केवल दो ही संख्या, दो से अधिक होनी चाहिए। स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग लग रहा है दो में, बताना। 4 से भाग लग जाएगा? नहीं। 3 से भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा, यही शर्त है। यानी स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग लगे, यह शर्त है। एक में तो एक से तो सब में लग जाती है ना, एक तो कॉमन है, एक क्या है, कॉमन है, एक से भाग देने पे सभी संख्या जो है ना आपको कट जाएगा। तो इसीलिए स्वयं के अलावा अन्य संख्या को हम ढूंढेंगे कि वो कौन सी संख्या है। अगर भाग लग जाती है तो भाज्य संख्या, नहीं लगेगा वो क्या है, अभाज्य संख्या। और भी कोई प्रश्न हो विद्यार्थी रख सकते हैं। सर जो सम संख्या, लगातार सम संख्या का जोगफल वाला जो फॉर्मूला है उसको फिर एक बार समझा दीजिए। देखिए लगातार जो है सम संख्या का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। जैसे कोई पूछेगा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे जो है कह देगा 20 तक जो है ना आप निकालिए, तो 2 से लेकर 20 तक हम देखेंगे कितनी संख्या है, इसमें मात्र 10 है। 2 से लेकर 2 दहाई 20 तो 10 ही ना होगा, तो उसका फॉर्मूला है 10 इंटू 10 प्लस 1। 2 से भाग इसमें नहीं है, उसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। तो n क्या है, संख्या है टोटल। कितनी संख्या थी 10 से लेके 20 तक की, 2 से लेके 20 तक की कितनी है, 10 ही होगा। 2 से लेके 30 तक कितना होगा, 15 होगा। 2 से 40 तक लेके तो 20 होगा। तो ये इसकी फॉर्मूला है कि सम संख्या का निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1, यानी जितना कहेगा उतना को जो है हम n मानेंगे। यानी 20 संख्या लगातार कह रहा है, इसका मतलब है 20 इंटू 20 प्लस 1। लेकिन कोई कह दे कि बताइए 2 से लेकर 40 तक का जोड़ निकालिए, सम संख्या है, तो 2 से लेकर 40 तक सम संख्या निकालेंगे तो वहां कितनी संख्या होगी टोटल, मात्र 20 होगी। 20 दूनी 40, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज्यादा हो गया इसका मतलब गलत है। तो इस तरह जो है ना टोटल हम देखते हैं कि टोटल कितनी संख्या, तो टोटल कितनी है 2 से लेकर 40 तक 20 है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। और बताइए कोई विद्यार्थी का प्रश्न है? चलिए आज जो है आप सभी लोग जो है ना आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जो है ना हमको साथ दिया। आप सभी लोग जो है ना अपने ध्यान पूर्वक जो है ना आज के कक्ष में बने रहें। आपने जो है ना एक महत्वपूर्ण समय दिया है, इसके लिए सभी लोगों को जो है ना मैं जो है शुक्रिया करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जो है ना आप अगली कक्षा में भी जो है ना बने रहेंगे। अब 12 बजे से जो है ना आपकी अगली कक्षा है। मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्क्रीन बटन को जो है क्लिक कीजिए, रेड बटन आएगा वहां रेड को क्लिक कीजिए और दूसरे क्लास के लिए आप चले जाइए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन को टच कीजिए, रेड बटन आएगा, रेड बटन को क्लिक करेंगे सभी लोग। सभी विद्यार्थी से जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप जो है स्क्रीन को टच कीजिए, स्क्रीन को टच कीजिए। प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप एक स्क्रीन को टच कीजिए, रेड बटन आएगा, रेड बटन को क्लिक कीजिए।